बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंजूर, आते जाते सांसों की रवानी मंजूर। हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रहुआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबूजान सोना सबके साथ कर दीजिए शेयर, सबको बुला लीजिए क्योंकि आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायोलॉजी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो ये मैं करती हूं पहले तो आपके सेशन को शेयर। आ जाओ भैया, शेयर कर दिया जाए जरा सेशन को। ठीक है, आप लोग भी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस कि सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज एक वीडियो, अगर आपने आज पूरा वीडियो देख लिया, सिर्फ एक वीडियो देख लिया, आपका कोशिका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। आज के बाद आपके अंदर कोशिका चैप्टर का कोई सिंगल डाउट नहीं बचेगा। तो ये मैंने कर दिया, इसको शेयर 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 हो गया। चलिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। ठीक है, और एक बार जल्दी से हाजिरी लगा दो। क्या सभी लोग तैयार है? देन स्टार्ट करें। ला 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 ला, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। लगभग ये सारे ग्रुप्स में जा चुका है। आप लोग फटाफट 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 एक बार कमेंट बॉक्स में दिल भर दो। जो बच्चे तैयार हो चुके, जो तैयार हो चुके वो कमेंट बॉक्स में क्या करने वाले हैं? दिल का इमोजी डालने वाले हैं, और लाइक कर देना है जल्दी से ताकि हम अब स्टार्ट कर सके। हो गया। ठीक है, लगभग हमें लग रहा है सारे में ही भेज दिए, तो अब इतना काफी है। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकती हूँ मैं। ला 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 ला। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज कोशिका चैप्टर इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, इतने आसान तरीके से कि आज के बाद आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना है। हेलो सर, एक पोल लगा दो। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज है ना, क्लास 9th बायोलॉजी का जो हमारा पहला चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो देखो, निधि मैम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करती है ना, तो दो चीजें आप लोग अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि निधि मैम का जब भी आप वीडियो देखोगे, दो चीजें एकदम कॉमन रहेगा। पहला, चैप्टर का नाम। आप कहोगे मैम चैप्टर का नाम तो सबका अलग अलग है ना। चैप्टर का नाम भले अलग अलग है, लेकिन हम जब आपको पढ़ाएंगे ना, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको बताएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है कोशिका। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम क्या कहते हैं भैया? कोशिका कहते हैं। तो अब हमको इन दोनों के बारे में पहले तो पढ़ना होगा कि दोनों कह क्या रहे। तो मेरे दोस्त, जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब क्या होता है? जिंदा। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में मुझे पढ़ लेने दो। तो भैया उसी से आपको याद रखना है। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन का मतलब क्या है। जीवन का मतलब है कि ऐसे जीव जो जीवित है। आप बताओ, क्या मैं जीवित हूं? क्या मैं जीवित हूं? ऐसा थोड़े ना कि रात में भैया मेरा बाल ऐसे हो जाएगा, रात में मेरे नाखून लंबे लंबे हो जाएंगे, मैं बोलूंगी मैं भूत हूं। ऐसा नहीं ना करूंगी। मैं क्या हूं? मैं जिंदा हूं। मैं क्या हूं भैया? जिंदा हूं। लेकिन क्या ये मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स, ठीक है, जिसको मैंने अपने कमाई से खरीदा है, देख लो ठीक है, क्या ये जिंदा है? क्या ये बोलेगा कि नहीं तुमने इसे अपने कमाई से नहीं खरीदा है ना, चोरी के पैसे से खरीदा है? ये नहीं ना बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज दिस इज
बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, आई एम लिविंग। ठीक है, मैं क्या हूं, मैं सजीव हूं, वो क्या है, निर्जीव है। तो जो निर्जीव चीजें होती है ना, वो अलग अलग धातुओं से, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन जितने भी जीवित जीव है, जितने भी जीवित जीव है हमारे जैसे, है ना, हमारे जैसे जितने भी जीव है, याद रखना हमारे शरीर का निर्माण किससे होगा, कोशिका से। हमारे शरीर का निर्माण किससे होगा, तो याद रखना कोशिका यानी सेल से। तो भैया इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि आखिर जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जितने भी जीवित जीव है उनका शरीर किससे मिलकर बना है, तो सब एक नाम लेते हैं, कोशिका, है ना। अगर आपसे हम पूछे हु इज द बेस्ट बायोलॉजी टीचर, हु इज द बेस्ट बायोलॉजी टीचर, हु इज योर फेवरेट बायोलॉजी टीचर, तो आप लोग बोलोगे निधि मैम, निधि मैम। हमारा नाम लोगे ना, जो नहीं लेगा कोई बात नहीं, जो लेगा वो हमारा रसगुल्ला। तो निधि मैम लोगे ना। सेम उसी तरीके से जब पूछा गया कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, जीवन का जितने भी जीव है वो किससे मिलकर बने, तो सबने बोला कोशिका। सबने क्या बोला, कोशिका। क्या बोला, कोशिका। अब सवाल है कि मैम ये कोशिका क्या है, ये कोशिका क्या है। तो भैया देखो, कोशिका के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं जिनको अपने दिमाग में आपको फिट कर लेना है। सबसे पहली चीज, कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब देखो कोशिका क्या है, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका क्या है, तो याद रखना सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कोशिका कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे बच्चा, तो याद रखना हम उसे कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका। तो अगर आपसे कोई पूछे कोशिका क्या है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है सभी सजीवों की, सभी सजीवों की संरचनात्मक, सभी सजीवों की संरचनात्मक, सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, है ना, सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका। अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, है ना। बिल्लू बिल्लू हमारा सबका दीवाना, है ना। तो थोड़ी देर के लिए हमको समझिए, बिल्लू मजदूर। हमारा नाम निधि मैम नहीं है। थोड़े देर के लिए हमको बिल्लू मजदूर समझिए। हम बहुत अच्छा घर बनाते हैं, ऐसा घर बनाते हैं कि एक ही बार हवा चलेगा पूरा का पूरा टूट जाएगा घर। ठीक है, इतना खतरनाक घर बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हमारा नाम है बिल्लू मजदूर। हमसे पूछा गया कि ए बहिनी, ठीक है, हमसे कहा गया ए बहिनी जरा हमको बताओ कि दीवार कौने चीज से बना। हमसे पूछा गया कि जरा बताओ दीवार कौने चीज से बना। तो हमने कहा दीवार, तो हमने कहा देखो मैं हूं बिल्लू मजदूर और मुझे पता है दीवार बनता है ईंटों से। जब हम ईंटों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दीवार बनता है। क्या बनता है, दीवार बनता है। ये किसने कहा, बिल्लू मजदूर, यानी आपकी निधि मैम ने, है ना, बिल्लू मजदूर ने कहा। ठीक है, अब देखो जैसे बिल्लू मजदूर ने कहा कि दीवार का निर्माण ईंटों से हुआ है। किससे हुआ है, ईंटों से हुआ है। सेम उसी तरीके से जब हमने पूछा भैया डॉक्टर निधि मैम से कहा कि ए बहिनी, क्या बोला, डॉक्टर निधि मैम से कहा कि ए बहिनी जरा बताओ शरीर का निर्माण किससे हुआ। शरीर का निर्माण किससे हुआ, तो याद रखना कोशिका से। जैसे दीवार ईंटों को जोड़कर बनता है, सेम उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चा, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है बच्चा, तो ये हमारे सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक में लगभग हमारे सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब आगे आ जाओ।
तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं या तो उनके शरीर में एक कोशिका होगा या एक से अधिक कोशिका होगा, लेकिन जितने भी जीव होंगे जो अपने आप को जिंदा कहेंगे, जो अपने आप को क्या कहेंगे? जीवित कहेंगे, याद रखना हर जीवित जीव का निर्माण कोशिकाओं से होगा। हर जीवित जीव का निर्माण किससे होगा? कोशिकाओं से होगा। ठीक है, और कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है जिसके अंदर सभी जीवन क्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर सभी जीवन क्रियाएं होती हैं। तो कोशिका यानी सेल, कोशिका क्या है? तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें सारी जीवन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर, है ना। अब हम लोग कुछ पढ़ने वाले सेल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि हमने कहा कि सेल, सेल को बच्चा हिंदी में हम कोशिका, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल की खोज की अगर बात करें कि आखिर कोशिका की खोज कैसे हुई, तो मेरे दोस्त आपको एक चीज याद रखना है। अगर बोलेगा जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों अलग अलग है। अगर बोलेगा कोशिका सबसे पहले किसने खोजा, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज सबसे पहले कहां हुआ था? तो मेरे दोस्त सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, उन्होंने पेड़ के छाल में जब कोशिका को देखा तो उनमें क्या मिली? मरी हुई कोशिका। तो अगर पूछेगा सबसे पहले कोशिका किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने कैसी कोशिका खोजी थी? मरी हुई कोशिका। कैसी कोशिका थी भैया? तो 1665 में मृत कोशिका खोजी थी। कैसी कोशिका? मृत कोशिका, है ना, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा नाम, ठीक है, दूसरा नाम है एवी ल्यूवेनहुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने क्या किया था बच्चा? इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका को खोजा। कहां पर? दांत की खुरचन में। ठीक है, इन्होंने मृत कोशिका खोजी थी पेड़ की छाल में, जीवित कोशिका दांत की खुरचन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो सेल के बारे में, जैसे हमने कहा बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में? हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? तो याद रखना, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। ये सबको पता है ना। क्या पता है कि जीव विज्ञान क्या है? तो भैया सिंपल सा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, हम उसे जीव विज्ञान कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सबको क्लियर है? अब देखो आगे, सेम उसी तरीके से कोशिका के बारे में पढ़ाई करना, कोशिका के बारे में पढ़ाई करना, ये इसको क्या कहेंगे? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखना है, साइटोलॉजी क्या है? तो कोशिका का अध्ययन। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, वैसे कोशिका के बारे में हम कहां पे पढ़ते हैं? साइटोलॉजी में। कहां पढ़ते हैं बच्चा? साइटोलॉजी में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, जिसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, है ना। यहां पर आपका ये पूरा डन हो चुका। ठीक है, यहां पर ये आपका पूरा क्या हो चुका? डन हो चुका। बताओ यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है ना? क्या यहां तक में किसी को कोई? रूपेश यादव भैया, रूपेश यादव जी, अगर ब्लॉक कर देंगे ना तो दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं आपको अनब्लॉक करा सके, है ना। बिहार में एक तरफा सरकार है निधि मैम का, चाहे तो तुम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी सर्च करके देख लो, है ना। एक तरफा राज चलता है आपकी निधि मैम का, है ना। अपने भाई बहन के सपोर्ट से समझ जाइए बहुत आगे हम हैं। तो अगर आप हमको उल्टा सीधा कोई कमेंट करते हुए पाए गए तो इस बार ब्लॉक कर देंगे ना हमारा क्लास कर पाओगे, ना जिनका नाम लिख रहे हो कभी जिंदगी में उनका क्लास कर पाओगे।
यही लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शांति से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना अगर हमारा दिमाग खिसका, बिहारी है ना, अगर हमारा दिमाग खसक गया तो भैया तुमको खसका के रख देंगे, ठीक है। तो रंगदारी बिहारी मैडम से नहीं करना है, समझ में आया? नालायक कहीं का, एक ही चीज 36 बार लिख रहे हैं, गधा, ब्लॉक कर देंगे ना, जीवन भर पढ़ नहीं पाओगे। चलिए, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया कि भैया कोशिका या हमारे जीवों की, कोशिका क्या है, सेल का मतलब होता है कोशिका, और यह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे, तो सारे बच्चे याद रखेंगे कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे, ठीक है। कोशिका की खोज अगर मृत कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और अगर जीवित कोशिका पूछेगा तो याद रखना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था। किसने किया था? तो याद रखना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब आ जाओ भैया आगे की तरफ, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने दिमाग का बत्ती खोल करके कुछ ईयर बताएंगे, कुछ साइंटिस्ट के नाम बताएंगे जिनको आपको क्या कर लेना है, फिट कर लेना है। जैसे पहला, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था जिसे सेल नाम दिया। इनकी किताब थी माइक्रोग्राफिया, ठीक है, ये भी याद रखना, जहां पे इन्होंने सेल शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। दूसरा हमारा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। किसने? तो मेरे दोस्त याद रखना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में भैया मृत कोशिका को खोजा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा। उसके बाद याद रखना रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1831 में केंद्रक का खोज किया था। किसका? केंद्रक का खोज किया था। उसके बाद स्लाइडन और स्वान, इन दोनों ने, स्लाइडन और स्वान ने बच्चा याद रखिएगा आपका क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है। स्लाइडन ने कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। स्वान ने कहा कि सभी जीव जंतु का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर के क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? तो याद रखना इन दोनों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया। अब आगे की तरफ रुडोल्फ विर्चॉ, नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्चॉ। अब ये रुडोल्फ विर्चॉ क्या है? तो भैया रुडोल्फ विर्चॉ ने कहा कि नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे? नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोशिका की खोज को लेकर ये इंपॉर्टेंट ईयर है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, जिनको अपने खोपड़िया में कर लेना है फिक्स, ठीक है। अगर आपसे पूछें रॉबर्ट हुक, तो भैया सबको याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा। अगर हम बोलेंगे एवी ल्यूवेनहुक, तो याद रखना है इन्होंने भैया आपके जीवित कोशिका को खोजा। और अगर हम बोलेंगे स्लाइडन एवं स्वान, अगर हम बोलेंगे स्लाइडन एवं स्वान, तो आपको याद रखना है इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगर हम बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन, अगर हम बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन, तो बच्चा याद रखना है इन्होंने केंद्रक का खोज किया। किसका? केंद्रक का खोज किया था। और अगर हम बोलेंगे रुडोल्फ विर्चॉ, क्या बोलेंगे? रुडोल्फ, अगर हम बोलेंगे रुडोल्फ विर्चॉ, तो बच्चा याद रखना इन्होंने क्या दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है जिनको कर लेना है दिमाग में फिट 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 फिट। क्लियर? ओके, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, आ जाओ भैया, आ जाओ। अब हमने कहा
कि कोशिका सिद्धांत हमारे स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। अब इन्होंने क्या बोला, इस कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा कि जितने भी जीव होंगे, चाहे उनमें एक ही कोशिका हो, लेकिन उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज कोशिका सिद्धांत में क्या था? तो कोशिका सिद्धांत में कहा गया कि जितने भी जीव होंगे उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ठीक है। सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखना, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से, किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कोशिका क्या होती है? ये जीवन की मूल इकाई होती है। अगला, नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिका से बनी होती है। नई कोशिका किससे? तो नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होती है। ये आपको याद रखना है। अगला, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, यानी कोशिका में लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला डीएनए है। कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया, उन्होंने बोला कि जितने भी जीव होंगे उन सब का शरीर कोशिका से मिलकर बना होगा। कोशिका जीवन की मूल इकाई होगी और हमेशा नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनेगी। इसे कहते हैं सेल थ्योरी, जो किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। जो किसने दिया था बच्चा? तो नाम याद रखना, स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडन एवं स्वान ने आपका क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। अब आ जाइए कोशिका के प्रकार पर। देखो भैया, अगर हम लोग ना कोशिका पढ़ लिए कि कोशिका क्या है, ठीक है, हमने बताया। देखो, अब हम आपको थोड़ी देर के लिए बिल्लू मजदूर का आत्मा मेरे अंदर आ जाए, बिल्लू मजदूर जल्दी से आ जाओ। तो भैया अभी थोड़ी देर के लिए हम बन चुके बिल्लू मजदूर। हेलो गाइस, आइए मैं आपको बताता हूं मैं घर कैसे बनाता हूं। तो देखो, पहले मैं ईटा लेता हूं, ईटा को आपस में जोड़कर दीवार बनाता हूं, दीवार को आपस में जोड़कर कमरा बनाता हूं और कमरे को आपस में जोड़कर मैं क्या बनाता हूं? तल्ला बनाता हूं। एक तल्ला, दो तल्ला, है ना। और तल्लों को आपस में जोड़ करके मैं एक घर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक घर बनाता हूं। अब इसको समझिए हमारे शरीर में, ठीक है। तो अभी डॉक्टर निधि आ गई, ठीक है। उसी तरीके से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं। ऊतक मिलकर के क्या करेंगे बच्चा? तो याद रखना, ऊतक मिलकर के अंग बनाएंगे, ठीक है, अंग बनाएंगे। ये अंग नहीं लग रहा, ठीक है। ऊतक मिलकर के क्या करेंगे भैया? तो याद रखना, ये अंग बनाएंगे। अंग आपस में मिलकर के क्या करेंगे? तो याद रखना, ठीक है, अंग आपस में मिलकर के इस तरीके से, चलो यार अभी थोड़ा जैसा बना दे रहे हैं, है ना। अंग आपस में मिलकर के आपका, ठीक है, अंग तंत्र बनाएंगे और अंग तंत्र से आपका पूरा शरीर बनेगा, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला? हमने कहा कि भैया देखो, सबसे पहले कोशिका, कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं। अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र आपस में मिलकर के शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। तो ये सभी को याद रखना है ना। ये क्या करना है? सारे बच्चा पार्टी को याद रखना है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक बनाती हैं। ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं। अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र आपस में मिलकर के शरीर बनाते हैं। अंग आपस में मिलकर के क्या करते हैं बच्चा? अंग तंत्र आपस में मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखो, हमने कहा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अब कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो अब आपको ये पढ़ना है। देखो, कोशिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कोशिका को हम दो आधार से बांट सकते हैं। पहला, संख्या के आधार पर कि किसके अंदर कितनी कोशिका पाई जाती है, उस आधार पर कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। और दूसरा, केंद्रक के आधार पर, ठीक है। अगर संख्या के आधार पर, अगर कोशिका को संख्या के आधार पर बांटेंगे तो हमारी जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक कोशिकीय, यानी ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होता है उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय। और दूसरा बहुकोशिका, एक कोशिका और बहुकोशिका।
बहुकोशिका। ठीक है, एक कोशिका का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका हो। एक कोशिका का मतलब क्या होगा बच्चा? एक कोशिका का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? एक कोशिका, ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका होता है। एग्जाम्पल में अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है, उसके बाद यूग्लिना, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव है। सारे के सारे क्या है बच्चा? एक कोशिकीय जीव है। इनमें केवल एक कोशिका पाया जाता है। और बहुकोशिका का मतलब होता है जिनमें बहुत सारा कोशिका होगा। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें बहुत सारा कोशिका होता है हम उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका मनुष्य, हमारे से में बहुत सारा कोशिका है। ठीक है, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और आदि। ठीक है, अब आइए केंद्रक के आधार पर। ठीक है, कोशिका को केंद्रक के आधार पर, अगर कोशिका को केंद्रक के आधार पर बांटेंगे तो हमारी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, केंद्रक के आधार पर हमारी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सा? पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक और दूसरा भैया यूकैरियोटिक, आपको याद रखना है। ठीक है, यूकैरियोटिक। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब आइए, अब इन दोनों को समझ लो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है भैया क्या? ऐसी कोशिका जिन, देखो भैया हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के अंदर, अरे कोशिका के अंदर भैया केंद्रक होता है। कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर माता पिता के लक्षणों को ले जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, जैसे हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो कहोगे भैया दिमाग। दिमाग क्या करता है? ये पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। सेम उसी तरीके से आपको याद रखना है कि हमारा जो शरीर है, जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसमें सारी प्रक्रिया भैया, इसमें श्वसन होता है, पाचन सब होता है। तो भैया कोशिका के अंदर की सारी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। ठीक है, अब इस केंद्रक के आधार पर हमारी कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे जीव या ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सुविकसित नहीं होता, जिसका केंद्रक सुव्यवस्थित नहीं होता, जिसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होता, जिसका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में तैरता रहता है, जिसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं बच्चा? तो याद रखना। ठीक है, केंद्रक केंद्रक सुविकसित नहीं होता, ठीक है, केंद्रक सुव्यवस्थित नहीं होता, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होता, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होता। आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में होता है। आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और भैया
और क्या याद रखना है, हाँ, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। ठीक है, वो अंग नहीं पाए जाएंगे जिनके ऊपर दो झिल्ली होता है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, है ना, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक का। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, यूकैरियोटिक का। तो मेरे दोस्त, यूकैरियोटिक में आपको याद रखना है क्या, सबसे पहला चीज, ठीक है, केंद्रक सुविकसित होता है। इनका केंद्रक क्या होगा, सुविकसित होगा। केंद्रक सुव्यवस्थित होगा। पहला चीज, केंद्रक सुविकसित होता है, केंद्रक सुविकसित होता है। दूसरा, केंद्रक सुव्यवस्थित होता है। अगला, केंद्रक के ऊपर झिल्ली मौजूद होगा। केंद्रक पर दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, उसके बाद भैया, आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर होता है। आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होगा, केंद्रक के अंदर। आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर होता है। अगला, दोहरी झिल्ली वाले सभी कोशिकांग मौजूद होंगे। ठीक है, जिनमें भी दो झिल्ली होगा वो सारे के सारे अंग पाए जाएंगे कहां पर, यूकैरियोटिक कोशिका में। यहां लिखना, दोहरी झिल्ली वाले सभी कोशिकांग मौजूद होंगे। दोहरी झिल्ली वाले सभी कोशिकांग मौजूद होंगे। और एक पॉइंट याद रखना कि यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, उच्च कोटि के जीवों में। यह उच्च कोटि के जीवों में पाई जाती है। यह उच्च कोटि के जीवों में पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका बच्चा, ये निम्न कोटि के जीवों में पाई जाती है। जितने भी निम्न कोटि के छोटे मोटे जीव हैं, यह निम्न कोटि के जीवों में पाई जाती है। और यहां पर हो गया ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हो चुका है भैया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। अब बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, जल्दी बताइए, क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस नो, जल्दी जल्दी बताओ ना, इसका जवाब दो ना, हाँ दो ना, जल्दी बताइए भैया, है ना। फिर स्टार्ट करें आगे का। यहां तक क्लियर है, यस मैम, बहुत बढ़िया। आइए अब आगे की तरफ। हमने कहा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में क्या होता है, कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। कोशिका के मध्य में क्या होता है बच्चा, केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ मौजूद है। अब कहोगे मैम ये आनुवांशिक पदार्थ क्या है, मैम ये आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो भैया देखो, जब भी आपके मोहल्ला में किसी को लल्ला होता है ना, तो गाना बजता है ना, जुग जुग जियो सो ललनवा,
भवनवा में शोर भइल बा कि ललना गोर भइल बा। अच्छा गाना बजता है ना जी, लेकिन गाना तो बज गया, फिर मोहल्ला के आंटी लोग आती है, लड़का को पकड़ती हैं, अरे एक नकिया तो एकरा बउआ पे गई है, अरे एक अखिया तो एकरा माई पे गई है। लेकिन क्या आप कभी सोचते हो, क्या आप कभी सोचते हो कि भैया क्या मम्मी ने अपना आंख निकाल कर दे दिया, क्या पापा ने अपना नाक निकाल कर दे दिया? नहीं ना, नहीं ना। फिर कैसे बच्चे का आंख मम्मी की तरह है, बच्चे का नाक पापा की तरह है? तो भैया माता पिता के जो लक्षण है ना वो बच्चे में आते। कौन लेकर आता है? आनुवांशिक पदार्थ, जो यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक के अंदर होता है और प्रोकैरियोटिक जीवों में भैया कोशिका द्रव में तैरता रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है लक्षणों को, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है लक्षणों को एक पीढ़ी से, क्या लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला, ठीक है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, कहोगे क्या मैम, क्या सवाल आएगा? तो भैया जैसे कि हमने कहा कि आनुवांशिक पदार्थ माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाता है, कि बच्चे का आंख का रंग क्या होगा, त्वचा का रंग क्या होगा, ठीक है, ये क्या होता है, ये ले जाने का काम करता है। लेकिन क्या आपके मन में एक सवाल आया कि मैम ये काम कौन करता है? जब हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो कोई खाना लेकर आता है, कोई खाना क्या करता है? लेकर आता है। तो उसी तरीके से आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्या सवाल आना चाहिए कि भैया एक बात बताओ, हमारे लक्षणों को संतान में ले आने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, और ये कौन है? कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है? तो भैया उसका नाम है DNA, यानी DNA। क्या नाम है? DNA। भैया उच्च कोटि के जीवों में आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं DNA को। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का पूरा नाम क्या होगा? DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है? ये DNA का पूरा नाम होता है। अगर आपसे कोई पूछे DNA का पूरा नाम क्या है, तो भैया सिंपल सा जवाब याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? DNA का पूरा नाम होता है। ठीक है, DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये DNA क्या है? तो भैया सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ। ये क्या होता है? तो याद रखना, ये आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला क्या कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। और उसका नाम है DNA, जो लक्षण को लेकर आता है, और इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको दिमाग में फिट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने कहा संख्या के आधार पर हमारी कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होगा हम उन्हें एक कोशिकीय कहेंगे, और ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका, क्या हमारा शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है? एक कोशिका बिंदु भर, ठीक है, इतना बड़ा, इसको कहते हैं एक कोशिका। क्या हमारे शरीर में सिर्फ इतना ही है? नहीं ना, हमारा शरीर जो है लाखों कोशिकाओं से, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है हम उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और बहुकोशिकीय का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसा जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय कहेंगे। एग्जाम्पल में मानव, पौधे, पशु, ये सारे क्या? बहुकोशिकीय। इनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे की तरफ।
नेक्स्ट भैया आ जाओ। केंद्रक के आधार पर हमारी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जो निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। उदाहरण में बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। क्या बोला हमने? केंद्रक के आधार पर हमारी जो कोशिकाएं वो 2 प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके शरीर में क्या सुविकसित केंद्रक नहीं होगा, सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होगा, जिनके केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होगा, जिनमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होंगे, जिनके आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में तैरते रहेंगे। हम उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, वहीं पर यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक सुविकसित एवं सुव्यवस्थित होगा, जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होगा, जिसमें दोहरी झिल्ली वाले सभी कोशिकांग होंगे। और एग्जाम्पल होगा पौधे, जंतु, कवक और प्रोटिस्टा। ये सारे क्या है? यूकैरियोटिक जीव है। ये सारे क्या है? यूकैरियोटिक जीव है। अब आ जाओ कोशिका का आकार। ठीक है, कोशिका दिखने में कैसा होता है? तो भैया देखो, कोशिका का आकार जो है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, हर अंग में कोशिका अलग प्रकार की होगी, हर एक जीव की कोशिका अलग प्रकार की होगी। एग्जाम्पल में, ठीक है, आरबीसी, हमारा शरीर, हमारे शरीर में खून है। हमारे शरीर में क्या होता है? खून है। खून है कि नहीं है? हमारे शरीर में, पूरे शरीर में खून बहता है। उस खून के अंदर आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खून के अंदर आरबीसी पाया जाता है। और आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसल। आरबीसी का पूरा नाम क्या होगा? रेड ब्लड कार्पसल, या आप इसको लाल रक्त कणिकाएं कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लाल रक्त कणिकाएं कह सकते हो। तो देखो, हमारे शरीर में जो आरबीसी है ना वो दिखने में कैसा होता है? गोल होता है, द्विअवतल आकार का होता है। ठीक है, याद रखना, ये गोल होगा और द्विअवतल आकार का होगा, द्विअवतल आकार का होगा। वहीं पर हमारे शरीर में जो न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका है, हमारे शरीर में क्या है बच्चा? मैम रिकॉर्डेड क्लास है क्या? अरे नालायक, तुम लोगों का हम क्या कर रहे? पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हो। रिकॉर्डेड है जी। कमेंट में कैसे पढ़ रहे हैं? भूत है जो हमको पता चल गया था कि तुम लोग कमेंट करने वाले हो। भैया रिकॉर्डेड नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों का एक एक करके हर एक चैप्टर का 1 शॉट कराने वाले। आज का क्लास पूरा देख लोगे बच्चा, आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग होता है। आरबीसी, जिसका पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पसल, ये गोल होता है। न्यूरॉन कोशिका ये लंबी होती है। अमीबा, इसकी कोशिका अनियमित आकार की होती है। मांसपेशी की कोशिका लंबा बेलनाकार होता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अलग अलग आकार की और अलग अलग आकृति की हैं। आरबीसी का आकार क्या है? द्विअवतल आकार का है। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, उसके बाद अमीबा, अमीबा की कोशिका बच्चा अनियमित आकार की होती है, इसके कोशिका को कोई आकार ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद मांसपेशी कोशिका, क्या? मांसपेशी कोशिका ये लंबा बेलनाकार होता है, ये लंबा बेलनाकार होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोशिका का आकार और आकृति क्या होता है? अलग अलग होता है। अब कोशिका को लेकर कुछ चीजें जो आपके परीक्षा में बार बार आएगा, क्या आएगा? ठीक है, कोशिका को लेकर क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा भैया? सबसे पहला सवाल, संसार की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कहां होती है? तो याद रखना, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। कहां पर होता है? शुतुरमुर्ग के, ऑस्ट्रिच जानते हो ना, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है भैया? ये इसमें हमारा सबसे बड़ा कोशिका है। और अगर हम पूछे संसार की सबसे छोटी कोशिका, नाम बताओ। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का नाम कौन बताएगा? जल्दी से, संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम
क्या है, कौन बताएगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। सवाल है आपके सामने, संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो याद रखना, संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है भैया माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे छोटा कोशिका इसके अंदर 0.1 माइक्रोमीटर है ना, माइकोप्लाज्मा। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? पीपीएलओ। और पीपीएलओ का पूरा नाम बच्चा सबको याद रखना है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, अगर हम पूछेंगे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अब मेरा सवाल है, अभी तक मैं संसार में देखे पूरे सबको मिलाकर, अब मेरा सवाल है शरीर की सबसे छोटी कोशिका। क्या शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछे तो याद रखना, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है भैया? तो लड़कों के शरीर में जो नर युग्मक बनता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु क्या है? तो ये मेल के शरीर में बनने वाला नर युग्मक है, ठीक है, जिसमें भैया पापा के गुण होते हैं। अब देखो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम होगा? तो याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडा। क्या नाम है? अंडा, यानी अंडाणु। महिला के शरीर में बनने वाला मादा युग्मक, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु, और इसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो याद रखना, मादा युग्मक। ठीक है, तो देखो, अगर पूछेगा संसार की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अंडाणु। अब अगर पूछेगा लंबा, भैया देखो, बड़ा, छोटा, लंबा, तीनों अलग अलग चीजें। अब बात होगी शरीर की सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो भैया याद रखना, शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है क्या? तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, ये हमारा क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डेटा सभी बच्चों के दिमाग में ऐसे ऐसे फिट होना चाहिए। अब हम चलने वाले कोशिकांग की तरफ। देखो, अब आपको ना कोशिका, देखो मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है? कोशिका। ये हमारा क्या है भैया? कोशिका। कोशिका, इसके अंदर जो अंग पाए जाते हैं, कोशिका क्या होती है? कोशिका हमने बता दिया कि मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जीवों की, ठीक है, कोशिका क्या है? तो भैया जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? याद रखना, कोशिका कहलाती है। उसके बाद याद रखना, नेक्स्ट हमारे पास है कोशिका, हो गया, ठीक है, कोशिका डन हो चुका। अब देखो, कोशिका के बाद कोशिकांग किसे कहते हैं? तो कोशिका के अंदर, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है ना, हमारे शरीर में किडनी है, लीवर है, गुर्दा है, हार्ट है, फेफड़ा, ये सारी चीजें है ना, सेम उसी तरीके से याद रखना, कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। कोशिकांग क्या है? तो भैया कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को, ठीक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं।
अंगों को कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब हमको यही पढ़ना है कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब हमारा टॉपिक क्या है बच्चा? हमारा टॉपिक यही है कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमें अब यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, कोशिका के मुख्य भाग में सबसे पहले कोशिका झिल्ली। जैसे हमारे पूरे शरीर पर चमड़ा होता है ना, हमारे पूरे शरीर पर क्या होता है? चमड़ा होता है। सेम उसी तरीके से कोशिका में उसके चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका को क्या करता है? बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका को क्या करेगा बच्चा? तो याद रखना, ये कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और ये चयनात्मक पारगम्य का मतलब होता है ये अपने काम की चीजों को अंदर आने देगा और जो चीजें काम की नहीं होंगी उसे अंदर नहीं आने देगा। तो ये कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज अंदर नहीं आएगी। तीसरा, ये पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने कहा। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई एक परत होती है जो कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और कोशिका को एक आकार देता है। दूसरा, कोशिका के ये चयनात्मक पारगम्य का काम करता है, यानी ये सभी चीजों को अंदर नहीं आने देगा, अपनी काम की चीजों को वो अंदर आने देगा और जो काम का नहीं होगा उसे नहीं आने देगा। ये पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा हमारे पास है कोशिका भित्ति। देखो, जितने भी हमारे कोशिका है उनके चारों तरफ क्या होता है? एक झिल्ली होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन आपको बता दे, है ना, हमारी जो कोशिका है ना, जंतुओं के शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। जंतुओं के शरीर में जो कोशिका होगी उसे क्या कहते हैं? जंतु कोशिका। और पादप के शरीर में जो कोशिका होगी उसे कहते हैं पादप कोशिका। ठीक है, जंतुओं के शरीर में मौजूद कोशिका को हम जंतु कोशिका कहेंगे और पादप के शरीर में मौजूद कोशिका को हम क्या कहते हैं? पादप कोशिका। अब देखो, जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली होगा। ठीक है, जंतु कोशिका में केवल एक परत होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन आपको बता दे, जो हमारी पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो है ही, उसके चारों तरफ एक और परत है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली भी होता है और दूसरा, कोशिका झिल्ली के बाहर मरी हुई कोशिका से बना, है ना, कोशिका झिल्ली के बाहर मरी हुई कोशिका से बना हुआ एक मोटा परत होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में एक परत पाया जाता है मोटा दृढ़ जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं और ये सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? पौधों में सेलुलोज से बना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पौधों में बना होता है सेलुलोज का। कवक के शरीर में भी होता है, कवक के शरीर में बना होता है काइटिन का। जीवाणु के शरीर में होता है, जीवाणु के शरीर में बना होता है लाइसोसोम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, कवक में कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन का और जीवाणु में कोशिका भित्ति बना होता है लाइसोसोम का। किसका? लाइसोसोम का। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। ठीक है, कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है और ये पौधों की कोशिका को सुरक्षा और दृढ़ता प्रदान करता है। ये पौधों की कोशिका में क्या करेगा? तो याद रखना, ये पौधों की कोशिका में सुरक्षा और दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा और दृढ़ता प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ। अगला है कोशिका द्रव्य।
कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, कोशिका के अंदर भरे हुए लिक्विड को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ये जेली जैसा पदार्थ होता है और सभी कोशिकांग इसी में तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर एक पानी, एक जेली जैसा लिक्विड भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी के अंदर हमारे सारे के सारे कोशिकांग तैरते हुए, केंद्रक जितने भी अंग होंगे ना वो इसी के अंदर तैरते हुए आपको नजर आएंगे। अगला चौथा भैया, नेक्स्ट है केंद्रक। ठीक है, कोशिका के अंदर, कोशिका के मध्य में पाए जाने वाले भाग को केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसी केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ यानी माता पिता के लक्षणों को ले जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है वो इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और ये कोशिका के सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, तो कोशिका के सारे काम को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो मेरे दोस्त याद रखना, कोशिका के सभी कार्यों को कंट्रोल करने का काम केंद्रक करेगा। कौन करेगा, केंद्रक करेगा, ये आपको याद रखना है। केंद्रक क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो सभी कामों को कंट्रोल करता है। इसके अंदर डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरा, कोशिका के सभी कार्यों को कंट्रोल कौन करता है, तो बच्चा याद रखना, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। ये सभी को याद रखना है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अंग है भैया, अब देखो सारे अंगों को एक बार में आपको समझा दे, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, है ना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहते हैं। इसमें सबसे पहले याद रखना कोशिका झिल्ली। कोशिका के चारों तरफ प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ एक परत होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और यह जंतु और पौधे दोनों की कोशिका में पाया जाएगा। दूसरा, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मोटा परत पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और यह जंतुओं में नहीं पाया जाता। ये पादप में पाया जाता है जिसमें सेलुलोज का बना होता है। ये कवक में पाया जाता है जिसमें ये काइटिन का बना होता है। यह जीवाणुओं में पाया जाता है जिसमें वह लाइसोजाइम का बना होता है। अगला फिर है हमारे पास कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर एक जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और सभी कोशिकांग इसी के अंदर तैरते हुए नजर आते हैं। फिर भैया कोशिका द्रव्य के बाद है आपका केंद्रक। ठीक है, कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। ये सारे के सारे, ठीक है, ये क्या करता है, ये सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। सबसे पहली चीज ये क्या करेगा, ये सभी कार्यों को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल कौन करेगा, केंद्रक करेगा। कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो याद रखना, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। आगे की तरफ केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। उसके बाद याद रखना लाइसोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमारा कोई अंग काम करना बंद कर देता है ना तो ये अंग उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, जैसे क्लास में टीचर होता है, टीचर का काम है सबको पढ़ाना, टीचर सेल के टीचर का नाम है केंद्रक। लेकिन जब टीचर कोई दूसरा काम करता है तो वो मॉनिटर को लाइन में लगा देता है कि तुम देखोगे। तो याद रखना, जब हमारा केंद्रक क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा, जब केंद्रक हमारा काम कर रहा तो लाइसोसोम क्या करता है, तो मेरे दोस्त ये जो भी अंग अपना काम नहीं करेगा वो उनको नष्ट कर देता है। और कई बार क्या करता है, अगर पूरा का पूरा कोशिका ही काम नहीं करेगा तो ये अपने आप को फाड़ देगा। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। तो लाइसोसोम को बच्चा हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई अंग अपना काम करना बंद कर देता है तो वो उस अंग को नष्ट कर देता है और कभी कभी पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। तीसरा राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, राइबोसोम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण यही होता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर क्या होता है बच्चा, तो याद रखना, यहां पर कोशिकीय श्वसन, जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना, कोशिका भी सांस श्वसन की क्रिया करता है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है जिसकी वजह से ऊर्जा, हमें एनर्जी मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद है हमारा गोल्जी बॉडी।
ये क्या करता है, एनर्जी को, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। मान लो अभी हम आपको पढ़ा रहे तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कहाँ चाहिए, मुंह में चाहिए। मेरा मेरा हाथ, इसका भी कोई काम नहीं चल रहा, मेरे पेट का भी कोई काम नहीं है, तो इस हमारा राइबोसोम क्या करेगा, वो नीचे से एनर्जी को मुंह तक लेकर आएगा, ठीक है, ट्रांसफर कर करके, ताकि हमारे शरीर में जिस अंग को भी एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस अंग को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। तो भैया गोल्जी बॉडी क्या करता है, वो एनर्जी को खखोर, मान लो कि जो दौड़ने वाला है, दौड़ने वाले को एनर्जी सबसे ज्यादा कहां चाहिए, पैर में चाहिए, ऊपर का कुछ काम नहीं है, तो गोल्जी बॉडी पूरा खखोर करके नीचे, कहां पर, नीचे देगा, ले भैया तू दौड़, है ना, हमको सबसे एनर्जी कहां चाहिए, मुंह में चाहिए, तो भैया पूरे शरीर से गोल्जी बॉडी क्या करता है, एनर्जी को हमारे मुंह तक लेकर आता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी याद रखना। इसके बाद बच्चा सेंट्रोसोम, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसके बाद है रसधानी, इसमें क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम के लिए पानी भरा जाता है। हमारे शरीर में छोटे छोटे रसधानी होते हैं, लेकिन पौधों में रसधानी बड़ा होता है क्योंकि उनको ज्यादा पानी स्टोर करना होता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चा हरित लवक, ये केवल पौधों में होता है, जिसकी वजह से उनका रंग क्या होता है, हरे रंग का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लगभग हमारे सारे के सारे अंग हो चुके हैं, ठीक है। गुणसूत्र, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ाते हैं गुणसूत्र क्या है। अब आ जाओ गुणसूत्र, एक बार पढ़ लो, ठीक है। मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। जब इस आनुवांशिक पदार्थ को देखेंगे तो इसको कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। इस आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं क्रोमेटिन धागा। देखो, जब आप लोग घर पर मम्मी पापा कोई नहीं रहते हैं तो आप क्या करते हो, एकदम पसर के सोए रहते हो। जब कोई मेहमान वेहमान नहीं रहता है तो आप क्या करते हो, एकदम पसर के ऐसे सोए रहते हो, निक्कर सिक्कर पहन के। लेकिन जैसे ही पता चलता है कोई मेहमान आ रहा, लड़कों को जैसे ही पता चलता है कि कोई लड़की आ रही, लड़की आपकी बहन की फ्रेंड आ रही है, तुरंत क्या करता है, जीन्स का पैंट पहन लेगा, बालों में जेल लगा लेगा, एकदम फेयर एंड हैंडसम क्रीम पोत लेगा और कहेगा मैं तैयार हूं, तुम्हारी फ्रेंड को मैं खुद लेकर आऊं या वो खुद चली आएगी या मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाऊं। भाई ऐसे ही बोलेगा ना, बोलेगा ना। तो बस उसी तरीके से याद रखना, जब तक मेहमान नहीं है लफंडर की तरह बैठा था, जैसे ही बहन की फ्रेंड आने वाली होती है तो अंतर लब से क्या होता है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक पोत के तैयार हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्रोमेटिन धागा के रूप में, किस रूप में, धागा के रूप में होता है। लेकिन 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 जैसे ही कोशिका विभाजन होने वाला होगा, जैसे ही एक कोशिका से दो कोशिका बनने वाला होगा, जैसे ही एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा, यानी कोशिका विभाजन होने का समय होगा, ये क्रोमेटिन धागा जो धागे की तरह था, ये किसमें बदल जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है, ठीक है। मनुष्य की एक कोशिका के अंदर, मनुष्य की एक कोशिका के अंदर कितने भैया, 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की एक कोशिका के अंदर कितने भैया, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, समजात गुणसूत्र। 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। और भैया अंतिम का जो एक जोड़ी गुणसूत्र है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। देखो, अब आपको एक चीज बता दें, लड़के और लड़की दोनों में, ठीक है, लड़का लड़की, मम्मी पापा, चाचा चाची, ननद भौजाई, देवर जेठान, जेठ, सास ससुर, सब भैया, सब में, सबके शरीर में 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। सबके शरीर की एक कोशिका में 23 जोड़ी यानी संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र, जिनमें से 44 यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। हम क्या कहते हैं भैया, समजात गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद याद रखना, संख्या में जो 2 गुणसूत्र बच रहा, संख्या में जो 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र बच रहा है, हम उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। हम उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र
कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो, समजात गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों में सेम होता है। लड़कियों के पास भी 2 आंख है, लड़कों के पास भी 2 आंख है, ठीक है। हम सब का क्या होता है भैया, याद रखना, हम सब का जो भैया समजात गुणसूत्र है वो लड़के लड़की दोनों में सेम है, लेकिन लिंग गुणसूत्र अलग अलग होता है। लिंग गुणसूत्र भैया लड़कों में, ठीक है, लड़का का लिंग गुणसूत्र होता है XY, ठीक है। अगर किसी कोशिका में XY लिंग गुणसूत्र, इसका मतलब वो लड़के की कोशिका है। और अगर किसी कोशिका में आपका XX लिंग गुणसूत्र होगा, इसका मतलब ये लड़की का है। यानी अगर हम बात करें लड़का का, तो लड़कों के शरीर में 44 समजात गुणसूत्र और 2 लिंग गुणसूत्र यानी XY पाया जाता है। 44 45 46 हो जाएगा। वहीं पर अगर लड़की की बात करें, ठीक है, लड़का लड़की दोनों में 46 गुणसूत्र है। देखो, अरे लड़की की बात करें तो लड़की में 44 समजात और 2 उसका लिंग गुणसूत्र XX पाया जाता है, XX पाया जाता है। अब सबका का, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ये क्या करता है, सभी कामों को कंट्रोल करता है, और इसी के अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ DNA पाया जाता है, ठीक है। हम केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, यानी दिमाग, कोशिका का दिमाग कहते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके वजह से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तीसरा राइबोसोम, राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग है, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अगला गोल्जी काय, गोल्जी काय क्या करता है, ये एनर्जी को पैक करके हमारे कहां पर, जहां पर भी एनर्जी की जरूरत है उन अंगों तक पहुंचाता है, इसीलिए इसे पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। जो एनर्जी को पैक करके क्या करेगा, हमारे अंगों तक पहुंचाएगा। क्लियर है, क्लियर, ओके। अगला नेक्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका काम होता है पदार्थों का परिवहन करना, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अगला लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, जो भी अंग, कोशिका के अंदर का जो अंग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये उस अंग को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला बच्चा हरित लवक, ठीक है, कोशिका, कौन सी कोशिका, पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका के अंदर क्या होता है बच्चा, तो याद रखना, पादप कोशिका के अंदर हरित लवक होता है, जिसके वजह से हमारे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए हरित लवक को किचन ऑफ सेल कहते हैं, जहां पर खाना बनेगा, ठीक है। हमारे शरीर में हरित लवक नहीं पाया जाता, ये अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा। फिर अगला है रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। यहां पर पानी स्टोर किया जाता है, यहां पर क्या करते हैं, पानी को स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसको स्टोरेज बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोरेज बैग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बताओ यहां तक क्लियर, बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अगला सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बच्चा कोशिका विभाजन करता है, क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा। कहां पर, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। अब देखो, हमने कहा हरित लवक, ठीक है, लवक क्या होता है, केवल और केवल पौधों में, जंतुओं में नहीं होता, केवल पौधों में पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, जो पौधों के हरे भागों में पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। दूसरा वर्ण लवक, जो भैया पौधों के रंगीन भागों में, जैसे टमाटर, ठीक है, रंग प्रदान करता है, ठीक है, जैसे आपका टमाटर हो गया, गाजर हो गया, गाजर भैया लाल रंग का होता है कैरोटीन की वजह से, ठीक है। सबका जो रंग है ना, वो प्रदान कौन करता है, तो भैया वर्णी लवक। जैसे आपका पौधे, ठीक है, जितने भी आपके पौधों में रंग है, फूलों का रंग हो गया, ये सारी चीजें कौन देता है, वर्ण लवक का काम करता है, क्रोमोप्लास्ट का काम है। अगला है अवर्णी लवक, ठीक है, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होता है और ये केवल भोजन का स्टोर करता है, ये जड़ और तना वाले भागों में पाया जाता है। तो हमारा लवक 3 प्रकार का है, हरित लवक जो पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। वर्णी लवक ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, उन्हें रंग प्रदान करता है। अवर्णी लवक जिसे श्वेत लवक भी कहते हैं, ये पौधों के अरंगीन भागों में पाया जाता है, इनका काम केवल और केवल भोजन को स्टोर करना है। क्या करना है, भोजन का स्टोर करना है, ये आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है, ठीक है, क्या यहां तक आपको हमारी बात समझ में आई। अब देखो, हमने कहा
केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ को हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और यही क्या करता है? माता पिता के लक्षणों को संतान में लेकर जाता है। और प्रोटीन बनाने का काम आरएनए करता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछे डीएनए का पूरा नाम क्या है तो याद रखना डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है? ये माता पिता के लक्षणों को संतान में लेकर जाता है और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए क्या करेगा? तो याद रखना आरएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला गुणसूत्र। नेक्स्ट हमारे पास है गुणसूत्र। हमने अभी पढ़ा दिया कि कोशिका के केंद्रक में हमारा क्रोमेटिन धागा होता है जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाता है। ये आपका जो गुणसूत्र है ना, दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए से और आपका दूसरा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मनुष्य के एक कोशिका में 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये सबको याद रखना है। 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जो लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग होता है। समजात गुणसूत्र का काम है हमारे पूरे शरीर का निर्माण करना। किसका? हमारे पूरे शरीर का निर्माण करना। आंख कहाँ होगा, नाक कहाँ होगा, ये सारी चीजें कौन बनाता है? समजात गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र का काम है लिंग का निर्धारण करना। लिंग का मतलब भैया तुम लड़का हो गया लड़की, ये पूरी तरीके से कौन डिसाइड करता है? तो हमारा अंतिम का एक जोड़ी गुणसूत्र जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन, हमारा शरीर, देखो भैया सबसे पहले याद रखना क्या हमने बोला, संतान कैसे बनता है। देखो हमने लिया एक माँ को, माता को और पिता को। ठीक है, माता के शरीर में 46 गुणसूत्र है, पिता के शरीर में 46 गुणसूत्र है। ठीक है, माँ क्या करती है? अंडा बनाती है। माँ के शरीर में अंडा बनता है और अंडे में केवल 23 गुणसूत्र, आधा। अपना आधा गुणसूत्र क्या होता है? महिला अपने अंडे में डालती है। लड़का क्या करता है? शुक्राणु बनाता है। लड़का क्या करेगा? शुक्राणु बनाएगा और ये भी शुक्राणु में क्या करेगा? अपना आधा, 46 का आधा गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र देगा और 23 और 23 मिलकर अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के क्या करते हैं? बच्चे की पहली कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं, जिसमें 46 कोशिका होता है। जिसमें कितना? 46 कोशिका होता है। अब बच्चे का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर नहीं ना बना होता है, हमारे शरीर में लाखों कोशिका है। कैसे बनेगा? तो जब अंडा और शुक्राणु मिलकर के क्या करते? युग्मनज बनाते, तो युग्मनज में लगातार विभाजन। ये एक कोशिका है ना, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका, इस तरीके से ये ढेर सारे कोशिका का निर्माण करते हैं और कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, 1 से 2 कोशिका का बनना, इसी को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री, इन दोनों को समझ लो। ठीक है, समसूत्री का मतलब है कि मान लो मम्मी के पास 2 रुपए हैं। ठीक है, मम्मी के पास 2 रुपए हैं और उनके दोनों बच्चों को उन्होंने क्या किया? 2-2 रुपए दे दिया। यानी उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 2 रुपए है तो मेरे बच्चों के पास भी 2 रुपए होंगे। इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। यानी कोशिका के पास जितना गुणसूत्र होगा उसके संतान में भी उतना ही गुणसूत्र जाएगा। इसे कहा जाता है समसूत्री। इसे कहा जाता है समसूत्री। अगला, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि अगर मान लो कोशिका के पास 2, अगर माँ के पास 2 गुणसूत्र है और वो अपने बच्चे को क्या की? एक गुणसूत्र दे दी, अपना आधा, तो इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, देखो कोशिका विभाजन का मतलब है 1 से 2 कोशिका का बनना, या 2 प्रकार का होता है समसूत्री। यानी जनक कोशिका के पास जितना गुणसूत्र होगा अगर संतति कोशिका में भी उतना जाएगा तो उसे समसूत्री कहते हैं। अगर जनक कोशिका का आधा जाएगा तो इसे अर्धसूत्री कहते हैं। इसे अर्धसूत्री कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है।
और यहाँ पर आपको बता दें, देखो जैसा कि हमने कहा कि पादप के शरीर में जो कोशिका पाया जाएगा उसे पादप कोशिका कहेंगे, जंतु के शरीर में जो कोशिका पाया जाएगा उसे जंतु कोशिका कहेंगे। दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में केंद्रक हमेशा बीच में होता है, पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है बच्चा, किनारों पर होता है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होता है, पादप कोशिका में किनारों पर बच्चा क्या होता है, एक मोटा परत होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो भैया कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेलुलोज का बना होता है। तो याद रखना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता। पादप कोशिका में हरित लवक होता है लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते। पादप कोशिका में रिक्तिका यानी पानी को स्टोर करने के लिए एक अंग होता है जिसे रिक्तिका कहते हैं और ये बड़ा होता है, लेकिन हमारे शरीर में रिक्तिका क्या होता है, छोटा होता है। हमारे शरीर में क्या होगा बच्चा, रिक्तिका छोटा होता है। अगला पादप कोशिका में जो आकार होता है वो क्या होता है बच्चा, तो याद रखना निश्चित होता है, लेकिन जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो 1 से 2 कोशिका बनाएगा, तो हमारे शरीर में सेंट्रोसोम होता है जिसकी वजह से हमारी शरीर की कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं, लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो ये पादप और जंतु के कोशिका के मध्य का अंतर है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका, आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है भैया। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होगा, याद रखना माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम होगा, सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो याद रखना तंत्रिका कोशिका। क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, तंत्रिका कोशिका। अगला सबसे बड़ी मानव कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, अंडा। क्या नाम है, अंडा, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, शुक्राणु। क्या नाम है, शुक्राणु, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मानव कोशिका तो अंडाणु, ठीक है। सबसे छोटी मानव कोशिका तो शुक्राणु। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाएगा, और ऊतक के बारे में, कोशिकाएं मिलकर के क्या करती हैं, ऊतक बनाती हैं, और ऊतक के बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये दोनों आपको याद रखना है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पीडब्ल्यू पर बच्चा हम ना न्यू 2.0 बैच में पढ़ा रहे हैं जिसका प्राइस बच्चा बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। आप हमारे नीव 2.0 बैच से जुड़ सकते हो, मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, और इसका प्राइस बच्चा आपको बता दे मात्र 699 रुपए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मा कहलाता है। कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका को सेल कहते हैं, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। आपको इंग्लिश के टर्म आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर ये आपका हो गया। अब आगे की तरफ, ठीक है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में। कैसी कोशिका खोजी थी, मरी हुई कोशिका।
उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। कब? 1674 में। कब किया था? 1674 में। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, पादप और जंतु दोनों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है। हमेशा नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं और ये किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। नई कोशिका हमारी पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है, ये बात किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया था, यानी नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये कौन बोला था? रुडोल्फ विर्चाउ ने। किसने? रुडोल्फ विर्चाउ ने। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? तो भैया राइबोसोम पर। प्रोटीन फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। पैकेजिंग सेंटर गोल्जी काय को कहते हैं। ठीक है। किचन ऑफ द सेल, खाना कहां बनाते हैं? पौधे हरित लवक में बनाते हैं। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। जनन कोशिका, ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनता है। मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनता है। शुक्राणु और अंडाणु क्या है? जनन कोशिकाएं। और इनके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। ठीक है। 23 मतलब आधा। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। ठीक है। तो भैया देखो, आप लोगों को क्या क्या याद रखना है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको सारा बता देते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों कोशिका के बीच का अंतर। ठीक है। देखो कि हम कोशिका को केंद्रक के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक सुविकसित एवं सुव्यवस्थित नहीं होगा, जिनका राइबोसोम 70S प्रकार का होगा, जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होगा भैया, जिनके कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थ तैरता होगा, जिसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होंगे। वहीं पर यूकैरियोटिक का मतलब जिनका केंद्रक पूर्ण विकसित होगा, पूर्ण व्यवस्थित होगा, जिनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होगा, जिनमें कोशिका विभाजन होगा, जिनमें दोहरी झिल्ली वाले सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। हम उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर पता होना चाहिए। चलिए अब आगे, अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है। पहला सवाल, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। कोशिका के बारे में पढ़ना, कोशिका के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी या हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी या टेक्सोनॉमी? कोशिका का विज्ञान, कोशिका के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त याद रखना, कोशिका का विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका के बारे में पढ़ाई करना। सिर्फ सीमा कुमारी का मैसेज आया, बाकी सब बतिया रहे। इतना कूटेंगे ना, इतना कूटेंगे, ओखली में डाल के कूट देंगे, है ना, हड्डी हड्डी चूरना बन जाएगा, चूरना। नालायक कहीं के, पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक बच्ची जवाब दे रही है। ठीक है। जल्दी से बताइए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग, सारे लोग जवाब दो। ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। बहुत बढ़िया। ठीक है। कोशिका के बारे में पढ़ाई करना साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरा, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की? कोशिका का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी ल्यूवेनहुक ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, या ऑप्शन नंबर डी ब्राउन ने, या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो मेरे दोस्त याद रखना, 1665 में कोशिका का खोज करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक
और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया और इन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया था। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका, यानी हमारे पूरे संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की, मनुष्य नहीं, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान ने, लैमार्क ने, ट्रेवायरेनस ने या विटेकर और स्टेनले ने? भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने, जिन्होंने कहा कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? इनमें से कौन है जो हर कोशिका में नहीं होता? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका के बाहर झिल्ली, ये जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर द्रव, ये जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। केंद्रक, कोशिका को कंट्रोल करने वाले अंग को केंद्रक कहते हैं और ये जंतु और पौधे दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति, ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु की कोशिका में नहीं होता। ये आपको याद रखना है। अगला, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? लिपिड से, विटामिन से, सेलुलोज से या प्रोटीन से? पादप की कोशिका किस चीज से, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो याद रखना, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे की तरफ अगला सवाल, अंतःप्रद्रव्य की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी हो जाती है? आपको बताना है अंतःप्रद्रव्य की सतह पर क्या चीज उपस्थित होता है जिसके वजह से वो खुरदुरी हो जाती है? भैया आपका राइबोसोम। ठीक है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? तो भैया राइबोसोम। राइबोसोम पर क्या होता है? प्रोटीन बनता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगों को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? एनर्जी कौन बनाता है? लवक, सूत्रकणिका, गोल्जी काय, कोशिका भित्ति? तो भैया याद रखना, कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? वह कौन सा अंग है जो केवल और केवल पौधों में? भैया देखो, लाइसोसोम जंतु में भी है, कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड जिसको लवक कहते हैं, लवक भैया ये केवल और केवल पौधों में पाया जाता है। किसमें? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट में बताओगे, है ना। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है, लाइसोसोम करता है, प्लाज्मा करता है, क्रोमोसोम करता है। इसका जवाब आपको कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस, ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ फ्री में बच्चा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे जिसका नाम है निधि मैम साइंस। तो फटाफट से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिलते रहे। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। आज का ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारी क्लासेस में जुड़े उन सभी का दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए, जुड़ने के लिए और पूरी तरीके से अपना चैप्टर 1 तैयार करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि क्या हम इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 का भी वन शॉट लेकर आए? अगर 500 से ज्यादा कमेंट आते हैं कि मैम चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट लेकर आइए, तो अगले संडे हम चैप्टर 2 यानी ऊतक का आपको वन शॉट करा देंगे इसी तरीके से आसान शब्दों में। तो आप लोग कमेंट करके बताना कितने बच्चे चाहते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 का भी वन शॉट ऐसे ही
क्विक रिवीजन वाला लेकर आए। ठीक है, मिलेंगे अब आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के बीच प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे, संडे के दिन छुट्टी ना लेकर आपके लिए काम कर रहे, और बदले में सिर्फ आपसे एक चीज मांगते कि बच्चा प्लीज सपोर्ट करो अपनी बहन को। ठीक है, अपनी बहन को सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए, और ऐसे ही सेशन के लिए कमेंट करना है कि मैम चैप्टर नंबर 2 जल्दी से लेकर आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।